Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, my name is Junaid Javed and today we are going to discuss chapter number 3, that is related to Computer Sciences second year book. And in this chapter we are going to discuss database design process. तो आइए अपने बोर्ड की जानिब मूव करते हैं और आज के इस चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। जी डियर स्टूडेंट्स, जैसे हमने इंट्रोडक्शन में देखा कि आज हम चैप्टर नंबर 3 जो कि डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस है उसको डिस्कस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसके जितने भी टॉपिक्स हैं वो बोर्ड पर आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं। तो आइए हम देखते हैं आज के हमारे टॉपिक्स जो अंडर डिस्कशन होंगे वो कौन कौन से हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डेटाबेस के एनालिसिस के फेज को एक्सप्लेन करेंगे, ये क्या होता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा मॉडलिंग का। डेटा मॉडलिंग क्या होती है, इसके कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर इस्तेमाल होने वाले सिंबल्स उनको डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम रिलेशनशिप्स की टाइप्स देखेंगे कि डेटा ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप्स बनते हैं वो कौन कौन से हैं और उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं कार्डिनैलिटी और मोडालिटी, इनका कॉन्सेप्ट लेंगे, इनको रिप्रेजेंट करना देखेंगे। फिर एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम है, एक डायग्राम है, इसकी सिंबल्स देखेंगे। फिर डेटाबेस डिजाइन को डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे, इसकी टाइप्स, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, इनको कंसीडर करेंगे, इनको डिस्कस करेंगे। और एट द लास्ट इंप्लीमेंटेशन का फेज वो हम पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। तो ये हमारा टॉपिक इंडेक्स था। इनकी डिटेल डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आज का पहला टॉपिक हमारा वो है एनालिसिस फेज। ये हम इससे पहले एसडीएलसी में भी डिस्कस कर चुके हैं। चूंकि डेटाबेस भी एक सिस्टम है, इसको भी डिजाइन करने के लिए वही स्टेप्स कुछ 19-20 के फर्क से फॉलो किए जाते हैं जो हमने एसडीएलसी में पढ़े थे। उसमें एक इंपॉर्टेंट फेज था एनालिसिस का। आपसे पूछा जाए व्हाट इज एनालिसिस, तो किसी भी प्रोसेस को, करंट सिस्टम को डिटेल से स्टडी करना, इसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और ये देखना कि जो करंट सिस्टम चल रहा है वो क्या है, उसके कितने कंपोनेंट्स हैं, कहां कहां वो सेटिस्फैक्ट्री है और कहां कहां उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इन प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और उनका सॉल्यूशन देना, ये किस में आता है, ये एनालिसिस के फेज में आता है। इसमें 4 स्टेप्स शामिल हैं, यानी ये 4 स्टेप्स कलेक्टिवली परफॉर्म किए जाते हैं तो एनालिसिस का फेज मुकम्मल हो जाता है। आपसे एक सवाल पूछा जा सकता है, एनालिसिस इज परफॉर्म्ड बाय या एनालिसिस इज द ड्यूटी ऑफ, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये सिस्टम एनालिस्ट की। अब ये 4 फेजेस इसके, ये 4 स्टेप्स कौन कौन से हैं। नंबर 1 फीजिबिलिटी स्टडी, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, प्रोजेक्ट प्लानिंग और 4th वन इज डेटा एनालिसिस। अब हम देखते हैं कि इनसे रिलेटेड कौन कौन से सवाल आ सकते हैं। जो पॉइंट्स बोर्ड पर लिखें, असल में ये वो जो सवालात हैं जो एक्सपेक्टेड हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, वो आपके सामने अपीयर हो रहे हैं। फिजिबिलिटी स्टडी असल में ये एक प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन, एक इब्तदाई स्टडी, एक इनिशियल स्टडी है। सिस्टम को बनाने से पहले अगर सिस्टम को मुख्तलिफ फैक्टर्स के हवाले से या मुख्तलिफ पहलुओं से देख लिया जाए, क्या ये सिस्टम बनाना हमारे लिए फिजिबल है, पॉसिबल है या नहीं, तो ये स्टडी जो हमें इब्तदाई तौर पर ये डिटरमिन करने में हेल्प करती है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर ये सिस्टम बनाना हमारे लिए पॉसिबल है, हम उनको देख सकते हैं। अब वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इस स्टडी में हम एक सिस्टम को स्टडी करते हैं टेक्निकली, ऑपरेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली एंड डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनकी बेस पर हम सिस्टम को स्टडी करते हैं और डिसाइड करते हैं कि सिस्टम को डेवलप करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नहीं। टेक्निकल फीजिबिलिटी क्या होती है, क्या जो टेक्नोलॉजी हम ला रहे हैं वो टेक्नोलॉजी हमारे लिए सूटेबल रहेगी भी या नहीं। ऑपरेशनल फीजिबिलिटी क्या होती है कि एक टेक्निकल सॉल्यूशन हम ले तो आए हैं
क्या हमारे पास ऑपरेशनल स्किल इतने हैं कि हम उस सिस्टम को ऑपरेट कर पाएं? ये ना हो हम एक बहुत बेहतरीन किस्म की टेक्नोलॉजी ले आए हैं, ऑपरेशनल स्टाफ हमारा कंप्यूटर सिस्टम को चलाना जानता ही नहीं, तो ऑपरेशनल फीजिबिलिटी फ्लॉप हो जाएगी, नाकाम हो जाएगी। इसी तरह इकोनॉमिकली क्या जो सिस्टम हम परचेज कर रहे हैं, अगर हम उस पर 10 रुपए लगा रहे हैं तो क्या हमें वो 20 इन रिटर्न दे भी रहा है या नहीं? तो सिस्टम को टेक्निकली, ऑपरेशनली और इकोनॉमिकली स्टडी करना, क्या उसको बनाने के बाद हमें फायदा हासिल होगा या नहीं, ये स्टडी फीजिबिलिटी स्टडी कहलाती है। इसकी बेस पर हम डिसाइड करते हैं क्या सिस्टम फॉरवर्ड मूव होना चाहिए या उसको अबेंडन कर देना चाहिए। जब फीजिबिलिटी क्लियर हो जाती है तो अगला स्टेप है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। इस फेज में जो एनालिस्ट होता है वो यूजर से, मैनेजर से उनकी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करता है और देखता है कि उनकी एक्सपेक्टेशंस या जरूरियात क्या हैं, वो सिस्टम से क्या क्या चाह रहे हैं, सिस्टम कहां कहां उनके लिए क्या क्या प्रोसेसिंग परफॉर्म करेगा। ये स्टेप रिक्वायरमेंट एनालिसिस कहलाता है। फिर थर्ड स्टेप है वो है प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग असल में या तो प्रोजेक्ट मैनेजर करता है या सिस्टम एनालिस्ट करता है। ये वो स्टेप है जिसमें एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट टाइम टेबल डेवलप किया जाता है, उसको प्रोजेक्ट शेड्यूल या टाइम टेबल का नाम दिया जाता है। इसको एक और नाम भी दिया जाता है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, WBS। आपसे पूछा जा सकता है WBS स्टैंड्स फॉर, तो आपने बताना है वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर, या ऐसे भी कहा जाता है WBS इज एस्टैब्लिश और क्रिएटेड इन डैश फेज, तो आपने कहना है ये प्रोजेक्ट प्लानिंग के स्टेप में इस्तेमाल होता है। इसमें करते क्या है, एक प्रोजेक्ट जो लार्ज इन साइज है वो डिवाइड होता है मैनेजेबल पार्ट्स में, उन पार्ट्स को फेजेस कहते हैं। हर फेज को फिर डिवाइड किया जाता है फर्दर स्मॉलर यूनिट्स में जिनको टास्क या एक्टिविटीज कहा जाता है। तो एक प्रोजेक्ट का कंप्लीट टाइम टेबल बनाना जिसमें प्रोजेक्ट की ओवरऑल लेंथ, उसके अंदर बनने वाले फेजेस, हर फेज के अंदर आने वाली टास्क, ये मेंशन होती हैं। फिर जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो हर टास्क को रिसोर्सेज या प्रोग्रामर्स या बाकी स्टाफ एलोकेट करता है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इस तरह एक प्रोजेक्ट चूंकि स्मॉलर यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है तो इससे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है वो आसान हो जाती है। किसी भी फेज में पता लग जाता है कि इस वक्त हमारा काम इतना होना चाहिए था, क्या एक्चुअल प्रोग्रेस इतनी है या नहीं है। ये टाइम टेबल बनाना प्रोजेक्ट प्लानिंग का हिस्सा है। इसके बाद लास्ट स्टेप जो एनालिसिस में आता है वो है डेटा एनालिसिस। इसको डिस्कस करने के लिए हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी स्टूडेंट्स, तो फोर्थ स्टेप है डेटा एनालिसिस। इसमें जो इंफॉर्मेशन आई है उसको हम सूटेबल डायग्राम्स या मॉडल्स में रिप्रेजेंट करते हैं ताकि उसे समझना आसान हो सके। ये डायग्राम्स कौन कौन सी हो सकती हैं? DFDs, डेटा फ्लो डायग्राम्स को कहते हैं। आपसे अक्सर MCQ पूछा जाएगा DFD स्टैंड फॉर, तो आपने फुल फॉर्म बतानी है डेटा फ्लो डायग्राम। इसी तरह और कुछ डॉक्यूमेंट्स बनती हैं, टेबल्स बनते हैं जिनमें डिसीजन टेबल्स या डिसीजन ट्रीज शामिल हैं। आपसे पूछा जा सकता है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा इज परफॉर्म्ड इन, तो वो कहां होगी? डेटा एनालिसिस में होगी। या डिसीजन टेबल्स, डिसीजन ट्रीज और DFDs आर क्रिएटेड इन, वो भी कौन सा फेज होगा? एनालिसिस का फेज कहलाएगा। ये था स्टूडेंट्स डेटा एनालिसिस जिसकी हमने 4 स्टेप्स व्यू की। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा वो है डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज मेंट बाय डेटा मॉडल। तो कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट जो हमारे सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहा है उस रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट को हम डेटा मॉडल कहते हैं। और डेटा मॉडलिंग क्या होती है? एक सिस्टम में इस्तेमाल होने वाले तमाम डेटा ऑब्जेक्ट्स और उनका रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दिया जाए तो वो डायग्राम या वो प्रोसेस क्या कहलाता है? वो डेटा मॉडलिंग कहलाती है। यानी हम इसे डिफाइन करेंगे identification of all real world objects and their relationship with other data objects is known as data modeling। अब डेटा मॉडलिंग के इंग्रेडिएंट्स या पार्ट्स कौन कौन से हैं? अक्सर सवाल पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग। तो आपने कहना है देयर आर 3 कंपोनेंट्स या इंग्रेडिएंट्स ऑफ डेटा मॉडलिंग, दैट आर नंबर 1 एंटिटी, नंबर 2 एट्रीब्यूट और नंबर 3 रिलेशनशिप्स। इनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन है एंटिटी।
एंटिटी मीन्स एनीथिंग दैट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ सिस्टम इज नोन एज एंटिटी। वो कोई भी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट हो सकता है, यानी कोई पर्सन, कोई प्लेस, कोई ऑब्जेक्ट, कोई इवेंट जिसका डेटा हम स्टोर करने जा रहे हैं सिस्टम में, वो इवेंट, ऑब्जेक्ट, पर्सन क्या कहलाएगा? वो एंटिटी कहलाएगा। और एंटिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा एक रेक्टेंगल के जरिए, और रेक्टेंगल के अंदर एंटिटी का जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास दो एंटिटीज हैं, स्टूडेंट और टीचर। ये कॉलेज के सिस्टम का हिस्सा हैं। इनको अगर हम डायग्राम में रिप्रेजेंट करना चाहेंगे तो हम दो रेक्टेंगल्स बनाएंगे और उनके दरमियान स्टूडेंट का नाम और टीचर ये दोनों कैपिटल लेटर्स में लिख देंगे। तो हर इंसान जो है वो समझ जाएगा कि ये दो क्या चीजें रिप्रेजेंट हुई हुई हैं, एंटिटीज रिप्रेजेंट हुई हुई। इसके बाद नेक्स्ट इंग्रेडिएंट्स में आता है एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप। उनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन पर। तो आइए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, तो एंटिटी के लिए था बॉक्स या रेक्टेंगल। नेक्स्ट आता है एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है? प्रॉपर्टीज ऑफ एन एंटिटी आर कॉल्ड एट्रीब्यूट। यानी एक एंटिटी है स्टूडेंट, स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज क्या हो सकती हैं? उसका रोल नंबर, उसका नेम, उसकी क्लास, उसका सेक्शन, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर। ऑल दीज प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टूडेंट एंटिटी आर नोन एज देयर एट्रीब्यूट्स। अब एट्रीब्यूट को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? ओवल से, और ओवल के दरमियान उस एट्रीब्यूट को लिख दिया जाता है। जैसे नेम, क्लास और सेक्शन, ऑल दीज आर एट्रीब्यूट्स ऑफ स्टूडेंट एंटिटी एंड दे आर रिप्रेजेंटेड बाय ओवल्स। इसके बाद थर्ड इंग्रेडिएंट्स है वो है रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कहते हैं एसोसिएशन, कनेक्शन, ताल्लुक। किसके दरमियान? दो एंटिटीज के दरमियान। तो अगर हम दो एंटिटीज के दरमियान एक लॉजिकल एसोसिएशन बताएं तो वो क्या कहलाएगा? वो रिलेशनशिप कहलाएगा। एक रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है? डायमंड सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। और रिलेशनशिप्स हमेशा बाय डायरेक्शनल होते हैं। बाय डायरेक्शनल का मतलब है ये पेरेंट से चाइल्ड की तरफ और चाइल्ड से पेरेंट की तरफ, दोनों तरफ से पढ़े जा सकते हैं। अब इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल एक एंटिटी है कंट्री, एक है कैपिटल। दोनों को कैसे रिप्रेजेंट किया? रेक्टेंगल बनाए, उसमें कंट्री और एक में कैपिटल लिख दिया। अब लॉजिकली देखें तो कंट्री और कैपिटल का आपस में ताल्लुक है। यह ताल्लुक अगर हम डायग्राम में शो करना चाहें तो कंट्री और कैपिटल के दरमियान हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायमंड सिंबल बनाएंगे। तो डिस्कस ये होगा कंट्री हैज कैपिटल, यानी दो एंटिटीज के दरमियान रिलेशनशिप कौन शो कर रहा है? एक डायमंड सिंबल शो कर रहा है और यह बता रहा है कि दो एंटिटीज आपस में रिलेटेड हैं। अब ये बाय डायरेक्शनल कैसे होगा? कंट्री हैज अ कैपिटल एंड अ कैपिटल बिलोंग्स टू अ कंट्री। इसका मतलब है ये दोनों तरफ से पढ़ा जा सकता है। कंट्री का कैपिटल भी होगा और कैपिटल एक कंट्री से बिलोंग भी करेगा। अब ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये तीन तरह के हो सकते हैं। ये वन टू वन भी, वन टू मैनी भी, या मैनी टू मैनी भी हो सकता है। वन टू वन रिलेशनशिप क्या होगा? अगर एक पेरेंट के अगेंस्ट एक चाइल्ड एग्जिस्ट करे तो ऐसा रिलेशनशिप क्या कहलाता है? वन टू वन। यानी वन रिकॉर्ड ऑफ पेरेंट इज एसोसिएटेड टू वन रिकॉर्ड ऑफ चाइल्ड इज नोन एज वन टू वन रिलेशनशिप। अब फॉर एग्जाम्पल वन कंट्री हैज वन कैपिटल एंड वन कैपिटल बिलोंग टू ओनली वन कंट्री। ऐसा रिलेशनशिप जो दोनों तरफ से वन और वन रखे, इसको कहते हैं वन टू वन रिलेशनशिप। इसके लिए एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन लगाई जाती है। वन कंट्री हैज वन कैपिटल। ये स्मॉल वर्टिकल लाइन जो रिलेशनशिप लाइन के अक्रॉस बनाई गई है, ये रिलेशनशिप की कार्डिनलिटी कहलाती है। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह एक रिलेशनशिप है वन टू मैनी। एक पेरेंट के अगेंस्ट अगर मल्टीपल चिल्ड्रन हो लेकिन किसी एक चाइल्ड के अगेंस्ट पेरेंट एक हो तो ऐसा रिलेशनशिप वन टू मैनी कहलाता है। इसको दोनों तरफ से पढ़ा जाए। फॉर एग्जाम्पल कंट्री और सिटीज, इसके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? वन टू मैनी, क्योंकि वन कंट्री हैज मैनी सिटीज। ज्यादा के लिए ये एक सिंबल बनाया जाता है, यानी ऐसी लाइन जो तीन एंड्स पे स्प्लिट कर रही हो, इसको मैनी सिंबल कहा जाता है। अब इसको पढ़ा कैसे जाएगा? वन कंट्री हैज
मैनी सिटीज, यानी एक कंट्री के अगेंस्ट बहुत सारी सिटीज होंगी, लेकिन किसी एक सिटी को पकड़ के देखें तो उसके अगेंस्ट कंट्री कितनी होगी, एक। तो पेरेंट के अगेंस्ट चाइल्ड हैं बहुत सारे, लेकिन किसी एक चाइल्ड के अगेंस्ट पेरेंट कितने होंगे, कोई एक। ये होता है वन टू मैनी रिलेशनशिप। एंड थर्ड वन इज मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। मैनी टू मैनी क्या होता है, मल्टीपल पेरेंट के अगेंस्ट मल्टीपल चाइल्ड रिकॉर्ड्स, और मल्टीपल चाइल्ड्स बिलोंग टू मल्टीपल पेरेंट रिकॉर्ड्स। जैसे बहुत से ऑर्डर्स के अगेंस्ट बहुत सारी प्रोडक्ट्स पास की जा रही, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स के लिए बहुत सारे ऑर्डर्स भी आ रहे हैं, ये कहलाता है मैनी टू मैनी। इसी तरह टीचर्स और स्टूडेंट्स का रिलेशनशिप जो है, बहुत से टीचर्स बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, और इसी तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स से भी पढ़ रहे हैं, ये रिलेशनशिप है मैनी टू मैनी। इसमें दोनों साइड्स पे एक ऐसा सिंबल बनाया जाएगा जो 3 एंड्स पे स्प्लिट करती होगी लाइन। तो मैनी स्टूडेंट्स, मैनी ऑर्डर्स हैज मैनी प्रोडक्ट्स। तो स्टूडेंट्स, ये थे रिलेशनशिप की टाइप्स। यहां हमने डेटा मॉडलिंग के टॉपिक को खत्म किया, जिसमें हमने उसके 3 इंग्रेडिएंट्स देखे, एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और उनके रिलेशनशिप्स क्या हैं, और उसकी टाइप्स डिस्कस की। इसके बाद इसी से रिलेटेड 2 आर्टिकल्स हैं, एक कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी, वो डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आर्टिकल कार्डिनैलिटी का है। अभी हम देख के आए हैं डेटा मॉडलिंग, इसमें हमने एंटिटी, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप्स देखे। जब रिलेशनशिप्स देखे तो 2 एंटिटीज को आपस में कनेक्ट करना देखा। अब यहां आती है कार्डिनैलिटी की बात। कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, टाइप ऑफ रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करना। टाइप ऑफ रिलेशनशिप अभी हमने डिस्कस किए हैं, 1 to 1, 1 to many या मैनी टू मैनी। असल में कार्डिनैलिटी का मतलब क्या है, पेरेंट के कितने रिकॉर्ड्स चाइल्ड के कितने रिकॉर्ड से एसोसिएटेड हैं। अगर 1 to 1 रिलेशनशिप होगा तो पेरेंट के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड में एक रिकॉर्ड होगा। अगर 1 to many होगा तो पेरेंट के एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट चाइल्ड में मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे, और अगर मैनी टू मैनी होगा तो मल्टीपल पेरेंट के अगेंस्ट मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे। तो कार्डिनैलिटी को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इट डिफाइंस एज मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ पेरेंट एसोसिएटेड विद हाउ मेनी नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ अ चाइल्ड इज नोन एज कार्डिनैलिटी। और ये 1 भी हो सकती है, मैनी भी हो सकती है। अब कार्डिनैलिटी के सिंबल्स आपसे पूछे जा सकते हैं। 0 नंबर ऑफ रिकॉर्ड को शो करेगा एक स्मॉल सर्कल। 1 नंबर ऑफ रिकॉर्ड इसको एक शॉर्ट वर्टिकल लाइन शो करेगी, और मैनी 2 या 2 से ज्यादा रिकॉर्ड्स के लिए, मैनी रिकॉर्ड्स के लिए ये लाइन, अ लाइन दैट स्प्लिट इनटू 3 एंड्स, इसको क्रॉस फुट भी कहा जाता है। अब इसको एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब भी हम कार्डिनैलिटी डिस्कस करेंगे तो हम हमेशा मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को देखेंगे कि पेरेंट के मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स कितने एसोसिएटेड हैं चाइल्ड के साथ। अब देखिए, कंट्री और कैपिटल का रिलेशन पहले भी देख चुके हैं। कंट्री हैज कैपिटल। अब कितनी कंट्रीज के कितने कैपिटल होंगे, इसमें हमने देखना मैक्सिमम कंट्रीज के मैक्सिमम कैपिटल कितने हो सकते हैं। अब इसको हम लिखेंगे 1 कंट्री। अब 1 के लिए आपको पता है क्या लगाना है, शॉर्ट वर्टिकल लाइन। 1 कंट्री हैज कितने कैपिटल हो सकते हैं, मिनिमम भी 1 और मैक्सिमम भी 1। यहां मैंने 2 वर्टिकल लाइंस लगाई हैं। जो राइट वाली लाइन है वो मैक्सिमम के लिए, और लेफ्ट वाली किसके लिए होगी, मिनिमम के लिए। तो 1 कंट्री हैज मिनिमम ऑफ 1 एंड मैक्सिमम ऑफ 1 कैपिटल। अब यहां हमने किसको देखना है, मैक्सिमम को। अब मैक्सिमम कौन सी होती है, राइट वाली। चूंकि मैक्सिमम 1 है इसलिए कार्डिनैलिटी इसकी 1 होगी। इसी तरह 1 कंट्री हैज मेनी सिटीज, तो मेनी के लिए कौन सा सिंबल है, क्रॉस फुट। यहां कार्डिनैलिटी क्या होगी, मैक्सिमम को देखते हुए मेनी की। तो इस तरह इन सिंबल्स की मदद से आप कार्डिनैलिटी को डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मोडेलिटी। वो डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। कार्डिनैलिटी का मतलब स्टूडेंट्स हमने देखा था वो होती है टाइप ऑफ रिलेशनशिप। अब हम देखेंगे मोडेलिटी। मोडेलिटी का मतलब क्या है, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। नेचर के लिहाज से एक रिलेशनशिप या तो ऑप्शनल हो सकता है या मैंडेटरी हो सकता है। ऑप्शनल का मतलब है कि पेरेंट है, चाइल्ड है या ना है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
लेकिन मैंडेटरी का मतलब है पेरेंट के अगेंस्ट कम से कम एक चाइल्ड का होना लाजमी है। तो मैंडेटरी और ऑप्शनल ये दो नेचर्स हैं किसकी, मोडेलिटी की, रिलेशनशिप की। अब कार्डिनैलिटी जब हम डिस्कस करते थे हम मैक्सिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स को देखते थे। मोडेलिटी डिफाइन करती है मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इन अ रिलेशनशिप। हम देखेंगे कम से कम कितने रिकॉर्ड्स एसोसिएटेड होते हैं। अब मोडेलिटी ऑप्शनल और मैंडेटरी कब होगी? ऑप्शनल का मतलब है इफ मिनिमम रिकॉर्ड्स आर जीरो, अगर पेरेंट के अगेंस्ट चाइल्ड में मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड जीरो हैं तो रिलेशनशिप क्या होगा, ऑप्शनल। और अगर मिनिमम नंबर ऑफ रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में एटलीस्ट वन, कम से कम एक है, तो रिलेशनशिप क्या होगा, मैंडेटरी होगा। अब इसको हम एग्जांपल से देखते हैं। स्टूडेंट और फोन का रिलेशनशिप देखें। वन स्टूडेंट हैज, जरूरी नहीं है एक स्टूडेंट के पास फोन हो, तो वन स्टूडेंट हैज जीरो नंबर ऑफ रिकॉर्ड। वन के लिए शॉर्ट वर्टिकल लाइन लगाई और मैनी के लिए मल्टीपल लगाई, यानी एक स्टूडेंट के अगेंस्ट फोन के टेबल में जरूरी नहीं कोई रिकॉर्ड हो, तो इसलिए जीरो लिखा। एक भी हो सकता है तो शॉर्ट वर्टिकल लाइन लगाई, और दो या चार भी हो सकते हैं तो मल्टीपल लगाई। अब जब हम मोडेलिटी को देखते हैं तो हमने मैक्सिमम को नहीं देखना, हमने किसको देखना, मिनिमम को। मिनिमम यहां पे क्या है, जीरो, तो चूंकि मिनिमम जीरो है रिलेशनशिप क्या होगा, ऑप्शनल। इसी तरह मैंडेटरी को देखें, एक कंट्री के अगेंस्ट कम से कम एक कैपिटल लाजमी होगा, तो मिनिमम वन है, चूंकि मिनिमम वन है तो रिलेशनशिप क्या होगा, मैंडेटरी होगा। तो ये चीजें कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी को डिनोट करती हैं। इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट ईआरडी। ईआरडी क्या होता है, असल में एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी। किसी भी रिलेशनशिप के बारे में ये पांच चीजें जिस डायग्राम में स्पेसिफाई की जाती हैं उस डायग्राम को हम एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम कहते हैं। इसको पीटर चैन ने रिप्रेजेंट किया था 1976 में, ये याद रखिएगा। ये असल में एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है एक सिस्टम की। जब भी ये डायग्राम देखी जाएगी तो यूजर को पांच चीजों का आइडिया होगा, उसको पता लग जाएगा इस सिस्टम में कितनी एंटिटीज हैं, इसके कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, कौन कौन से रिलेशनशिप हैं, कार्डिनैलिटी क्या है, मोडेलिटी क्या है। अब असल में अगर हम इसी तरह एक सिस्टम की तमाम एंटिटीज निकालें, उनके एट्रीब्यूट्स बनाएं, उनके दरमियान रिलेशनशिप स्पेसिफाई करें और तमाम एंटिटीज और एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप को कंबाइन करके सिंगल डायग्राम में दिखाएं, तो वो डायग्राम क्या कहलाएगी, ईआरडी। ये किसी भी सिस्टम की लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होती है और ये सिस्टम की तमाम डिटेल्स, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स, रिलेशनशिप, कार्डिनैलिटी और मोडेलिटी एक्सप्लेन कर देती है। इससे हमें सिस्टम की वर्किंग समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करने के लिए स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट बोर्ड की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल स्टूडेंट्स देखिएगा, वो सिस्टम के डिजाइन से रिलेटेड है। डिजाइन दो तरह के होते हैं, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन और फिजिकल डेटाबेस डिजाइन। लॉजिकल डिजाइन के चार कंपोनेंट्स हैं। ये असल में हम अभी लास्ट आर्टिकल में जो चीज डिस्कस करके आए हैं, कार्डिनैलिटी, मोडेलिटी, ईआरडी, असल में वो डेटाबेस के लॉजिकल डिजाइन से रिलेटेड थी। पहला स्टेप क्या कहता है, सबसे पहले आप तमाम एंटिटीज रिप्रेजेंट करें। सेकंड वन, रिलेशनशिप्स को रिप्रेजेंट किया जाए। इसके बाद थर्ड वन, मर्ज रिलेशंस। अगर एक जगह आपको एक से ज्यादा एक जैसे रिलेशंस नजर आते हैं तो उनको मर्ज करके सिंगल रिलेशन की शक्ल में ले आए, जिससे डुप्लीकेशन कंट्रोल हो जाएगी। और लास्ट वन, नॉर्मलाइज रिलेशंस। नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। जब हम ये डेटाबेस के ऊपर अप्लाई करते हैं तो उसकी प्रॉब्लम्स, डिस्टर्बेंसेस, एनोमलीज रिमूव हो जाती हैं और डेटाबेस का डिजाइन सिंप्लीफाई हो जाता है। इसको डिटेल से हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, वो है ही नॉर्मलाइजेशन के ऊपर। तो अभी सिर्फ ये याद रखिएगा, आपको सवाल किस तरह आ सकता है, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, तो आपने कहना है 4 स्टेप्स हैं। अब अक्सर सवाल ये आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन, तो नीचे 4 ऑप्शंस होंगी, आपने 4 ऑप्शंस जहन में रखनी है, तो तभी आप उस सवाल का जवाब दे सकेंगे कि इनमें से कौन सा लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन का कंपोनेंट है। इसके बाद फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आता है। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन का मतलब क्या है, एक डेटाबेस को
अप्लाई करना किस फॉर्म में, एज अ सेट ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स, इंडेक्सेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी डेटाबेस की जो फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करना उसका फिजिकल डेटाबेस डिजाइन कहलाता है। और ये डिजाइन की लास्ट फेज कहलाती है, लास्ट स्टेज आती है। पहले लॉजिकल आएगा, फिर फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आएगा। अब अक्सर सवाल आ जाता है, व्हाट आर द इनपुट्स टू अ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन, यानी फिजिकल डेटाबेस डिजाइन से पहले कौन कौन सी चीजें हो जानी चाहिए। जाहिर बात है, लॉजिकल डेटाबेस डिजाइन फिजिकल डेटाबेस डिजाइन की इनपुट होगी। लॉजिकल डिजाइन क्रिएट होगा तो फिजिकल अप्लाई होगा। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं? सबसे पहले तो फिजिकल डेटाबेस डिजाइन से पहले आपको लॉजिकल डेटाबेस स्ट्रक्चर बना होना चाहिए, वो ऊपर से इनपुट होगा। साथ आपको यूजर प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, यूजर क्या चाह रहा है नए सिस्टम में। और अगली चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीबीएमएस, जो डीबीएमएस बनाना चाह रहे हैं उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट, हम फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के कंपोनेंट्स डिस्कस करेंगे। वो डिस्कस करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल डेटाबेस डिजाइन आते हैं। फिजिकल डेटाबेस डिजाइन 5 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। इनमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं डेटा वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस। असल में डेटाबेस के फिजिकल डिजाइन में सबसे पहला स्टेप ये आता है, कितने वॉल्यूम में डेटा आ रहा है और उसको स्टोरेज या यूजेज के लिए क्या पैटर्न या मैकेनिज्म डिफाइन किया जाएगा। डेटा कम है तो वॉल्यूम कम होगा, यूजेज की कॉस्ट या पैटर्न डिफरेंट होगा। अगर डेटा ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा होगा और यूजेज का पैटर्न डिफरेंट होगा। तो वॉल्यूम एंड यूजेज एनालिसिस से हमें मालूम होता है कि डेटा के आने जाने की ट्रैफिक क्या होगी और यूजेज के पैटर्न्स क्या मुकर्रर किए जाएंगे। जब ये डिसाइड हो जाता है, इसके बाद नेक्स्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी। डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का मतलब है कोई ऐसा प्लान या मेथड जिससे आप अपने डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। हर ऑर्गेनाइजेशन डेटा डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई ना कोई मेथड यूज करती है। हर ऑर्गेनाइजेशन डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी चूज करने से पहले उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स देखती है। साइज क्या है, यूजेज क्या है, कॉस्ट क्या लगेगी, डेटा की एक्सेसिबिलिटी कितनी होगी। इन चीजों को देखते हुए किसी एक मेथड का इंतखाब किया जाता है। अब हम वो चारों स्ट्रेटजीज डिस्कस करते हैं जो अप्लाई की जा सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेंट्रलाइज्ड स्ट्रेटजी ऐसी है, तमाम डेटा, फाइल्स, रिकॉर्ड्स, डेटाबेस एक सेंट्रल सर्वर पे लोकेटेड हैं और मुख्तलिफ जगहों से इसे एक्सेस किया जा रहा है। ये तरीका सबसे सिंपल, इजी और लो कॉस्ट मेथड है, क्योंकि क्लाइंट्स अपने अपनी जगहों पे बैठे हैं, सर्वर एक जगह पे पड़ा है, रिमोट लोकेशन से इस सर्वर को एक्सेस किया जा रहा है, सर्वर क्लाइंट्स की रिक्वेस्ट को पूरा कर रहे हैं। सिंपल और इजी सॉल्यूशन तो है, लेकिन ये अनसेफ है, क्योंकि जैसे जैसे क्लाइंट्स की तादाद बढ़ती जाएगी सर्वर का रिस्पॉन्स स्लो होता जाएगा, और अगर सर्वर डाउन हो जाता है तो तमाम क्लाइंट्स फेल हो जाएंगे, मतलब वो किसी भी तरह से डेटा एक्सेस नहीं कर सकेंगे। इससे बेहतर स्कीम वो है पार्टीशन। पार्टीशन में क्या होता है, एक डेटाबेस मल्टीपल स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइडेड है। हर पार्ट को हम फ्रेगमेंट कहते हैं। हर पार्ट एक डिफरेंट लोकेशन के ऊपर चल रही है या काम कर रही है। डिफरेंट क्लाइंट्स डिफरेंट लोकेशन से कनेक्टेड हैं। ये हाई कॉस्ट सॉल्यूशन है। इसमें आपको स्टोरेज लोकेशन ज्यादा चाहिए, डिफिकल्ट टू मैनेज है, लेकिन इसकी एक्सेसिबिलिटी बढ़ जाएगी। और अगर कोई एक लोकेशन फेल भी हो जाती है तो कुछ ना कुछ डेटा आपको दूसरी लोकेशन से मिलता रहेगा। थर्ड फेज है वो है रेप्लिकेटेड। ये पार्टीशन से ज्यादा सेफ लेकिन ज्यादा हाई कॉस्ट स्कीम है। इसमें डेटाबेस को डिवाइड नहीं किया जाता, बल्कि डेटाबेस की मल्टीपल कॉपीज बना के डिफरेंट लोकेशंस पे स्टोर कर दी जाएगी। हर कॉपी इंडिपेंडेंट है और उसके साथ डिफरेंट क्लाइंट्स एसोसिएटेड हैं। ये ज्यादा एक्सेसिबल है, ज्यादा सेफ है, क्योंकि एक लोकेशन डिस्टर्ब भी हो गई तो उसके क्लाइंट्स बाकी लोकेशंस के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। जितनी बड़ी डेटाबेसेस हैं, याहू, नादरा, गूगल, ये तमाम डेटाबेसेस अपने यूजर्स को रेप्लिकेटेड स्ट्रेटजी से डेटा प्रोवाइड करती हैं। लेकिन इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है, अपडेशन बार बार रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि मल्टीपल कॉपीज अगर आपस में सिंक्रोनाइज नहीं होंगी
तो फिर डेटा अपडेशन प्रॉब्लम आ जाएगी। एक कॉपी कुछ कहेगी, दूसरी कुछ कहेगी, तीसरी कुछ कहेगी, तो इनको आपस में अपडेट होना भी जरूरी है ताकि तमाम कॉपीज में डेटा एक जैसा मौजूद रहे। और लास्ट स्ट्रेटेजी कहलाती है हाइब्रिड। हाइब्रिड स्ट्रेटेजी ऐसी है जिसमें एक डेटाबेस को डिवाइड कर दिया जाता है दो तरह के फ्रेगमेंट्स या पार्ट्स में। कुछ कहलाती हैं क्रिटिकल यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स, और कुछ कहलाती हैं नॉन क्रिटिकल यानी लेस इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स। जो क्रिटिकल फ्रेगमेंट्स हैं, चूंकि उन्होंने बहुत ज्यादा इस्तेमाल होना होता है, तो वो स्टोर होती है मल्टीपल साइट्स पे। लेकिन नॉन क्रिटिकल ने कम इस्तेमाल होना होता है, तो दे आर स्टोर्ड ऑन अ सिंगल साइट। तो अक्सर आपको सवाल आ सकता है कि which strategy divide the database into critical and non-critical fragments? तो आप जवाब क्या देंगे? हाइब्रिड। आपसे पूछा जाए critical fragments are stored on dash sites, तो आप कहेंगे multiple sites। आपसे पूछा जाए which strategy create copies of original database on multiple locations, तो वो कौन सी होगी? replicated and so on। तो ये पॉइंट्स आपने ज़हन में रखने हैं। स्ट्रेटेजी से रिलेटेड जो भी सवाल आए आप उसका जवाब दे सकेंगे। अब नंबर 1 वॉल्यूम का एनालाइज कर लिया, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजी का इंतखाब कर लिया। थर्ड वन है फाइल ऑर्गेनाइजेशन। ये वो स्टेप है जिसमें हम देखते हैं कि जो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं वो फिजिकली स्टोरेज मीडिया पे कहाँ स्टोर किए जाएंगे, यानी अरेंजमेंट ऑफ रिकॉर्ड्स ऑन स्टोरेज मीडिया इज नोन एज फाइल ऑर्गेनाइजेशन। डिस्क का इंतखाब किया जाएगा, स्पेस अलॉट की जाएगी, ये फाइल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। इसके बाद इंडेक्सेस क्रिएट किए जाएंगे। इंडेक्स वो डेटा स्ट्रक्चर होता है जो स्पीड ऑफ ऑपरेशन को इंप्रूव कर देता है। हर फाइल में कोई ना कोई इंडेक्स लाजमी तौर पे क्रिएट होता है। इसकी बेस पर सर्चिंग और सॉर्टिंग इंप्रूव हो जाती है, लोकेशन ऑफ रिकॉर्ड्स फाइंड करना आसान हो जाता है, और ये इंडेक्सेस किसी भी कॉलम के ऊपर लगाए जा सकते हैं। प्राइमरी की पे, फॉरेन की पे, सेकेंडरी की पे इंडेक्स लगाए जा सकते हैं। और लास्ट में इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट लगाए जाएंगे। ये वो रूल्स होते हैं जिनके तहत डेटा एंटर किया जाता है डेटाबेस में। इनको लगाने से आपकी इंटेग्रिटी या डेटा की क्वालिटी बेहतर हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, आप रोल नंबर की फील्ड के ऊपर ग्रेटर देन 0 का अगर रूल लगा लें, तो इसका मतलब है उसमें आने वाली हर वैल्यू इस कंस्ट्रेंट के अंदर से गुजरेगी, और ग्रेटर देन 0 यानी कोई पॉजिटिव वैल्यू ही इस फील्ड में एंटर हो सकती है, नेगेटिव वैल्यू एंटर हो ही नहीं सकेगी, तो आपकी क्वालिटी बेहतर हो जाएगी, इररेलेवेंट वैल्यूज एंटर नहीं हो पाएंगी। तो ये थे स्टूडेंट्स फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के कंपोनेंट्स। यहां आके फिजिकल डेटाबेस डिजाइन कंप्लीट हो जाता है। अब लास्ट स्टेज है वो है इंप्लीमेंटेशन। डेटाबेस जो डिजाइन और डेवलप हो चुकी है अब इंस्टॉल हो जाएगी यूजर एनवायरनमेंट में, और यूजर इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देगा। इंप्लीमेंटेशन कौन करता है? इंप्लीमेंटेशन जिम्मेदारी है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की, डीबीए की, और इसको असिस्ट करता है एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर। क्योंकि अगर एक ऐसी डेटाबेस आप इंस्टॉल करने जा रहे हैं जो ऑनलाइन चलने वाली है या एक नेटवर्क पे काम करेगी, तो फिर डीबीए को असिस्टेंट चाहिए होगी एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की, जो इंप्लीमेंटेशन में उसकी हेल्प करेगा। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने चैप्टर नंबर 3 यानी डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस डिस्कस किया। उम्मीद है आपके कॉन्सेप्ट्स बेहतर हुए होंगे और आप एंट्री टेस्ट के सवालों के जवाब दे सकते होंगे। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।